स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के नाम से आपका ये चैप्टर होगा। जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में फ्लूइड डायनामिक्स आती है, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगी। ठीक है, वीडियो नंबर है 4 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आता है रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय यूलर्स मेथड। ठीक है, इसमें मैं दो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। एक तो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय यूलर्स मेथड, दूसरा मैं डिस्कस करूंगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, दोनों ही टॉपिक थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरी 3 वीडियोस ऑलरेडी आ गई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो ये चैप्टर मैं आपका तैयार करा रही हूँ, ये टॉपिक बाय टॉपिक करा रही हूँ, जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में यूजुअली बीएससी के एग्जाम में और एमएससी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय यूलर्स मेथड। मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस तरीके से लिखा है आप उसी तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं सो दैट आपको आसानी रहे। देखिए, कंसिडर अ फिक्स्ड क्लोज्ड सरफेस S enclosing a volume V in a region occupied by a moving fluid। हमें एक क्लोज्ड सरफेस एरिया के बारे में बात की गई है कि हमने कोई क्लोज्ड सरफेस एरिया लिया गया है। ठीक है, और उसमें जो वॉल्यूम है वो कैपिटल V से शो की गई है, जो सरफेस एरिया शो किया गया है वो किया गया है कैपिटल S से। ये क्लोज्ड है जिसके वॉल्यूम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो किसने ऑक्यूपाई करी है? वो करी है लिक्विड ने। लेट n be a unit outward normal vector drawn on the surface element ds। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि कोई भी जो आपका एरिया आपने लिया है, जो सरफेस एरिया आपने लिया है, उसमें कोई भी पर्टिकुलर स्मॉल पॉइंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, किसी छोटे से सरफेस एरिया के जिसको हम ds से शो कर रहे हैं, उसमें नॉर्मल अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना, नॉर्मल अप्लाई हो रहा है। अब नॉर्मल जो अप्लाई हो रहा है दैट मीन्स कि आउटवर्ड फोर्स एक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो वो नॉर्मल फोर्स है उसको हम स्मॉल n से शो करेंगे। ठीक है, स्मॉल n से शो करेंगे। फाइन, outward normal vector drawn on the surface element ds where fluid velocity is q and fluid density is rho। जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो हम स्मॉल q से शो कर रहे हैं, जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है सरफेस एरिया पे वो हम स्मॉल n से शो कर रहे हैं, जो डेंसिटी अप्लाई हो रही है वो हम रो से शो कर रहे हैं। डेंसिटी किसकी है? फ्लूइड की डेंसिटी है। ठीक है, अगर नॉर्मल इनवर्ड लगता है, इसके ही अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अभी तो हमने कहा कि नॉर्मल सरफेस एरिया के बाहर लगेगा। ठीक है, अब हम कहें कि नॉर्मल अंदर की तरफ लग रहा है, तो उस समय उसका जो नॉर्मल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वो होगा n इंटू Q। ठीक है, अब क्योंकि वो डायरेक्शन बाहर की जगह नहीं अंदर की जगह लग रहा है, इसलिए हम माइनस साइन भी लेंगे, इसीलिए यहाँ माइनस NQ लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग अक्रॉस द सरफेस इन ए यूनिट टाइम। किसी सरफेस में जो फ्लूइड का मास एंटर हो रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, अब आपको यहाँ पे मास का जो है ना फॉर्मूला आना चाहिए। मास का फॉर्मूला देखिए, मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल्स टू ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर मास का एक और फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम ये भी यूज कर लेते हैं, जिसपे हम मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये दो फॉर्मूले यूजुअली हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल, क्योंकि सरफेस एरिया की बात की गई है तो इंटीग्रल जो होगा s के रिस्पेक्ट में होगा। डेंसिटी रो से दिखा दी, नॉर्मल वेलोसिटी इनवर्ट तो माइनस NQ हो गया, और स्मॉल सरफेस एरिया के बारे में बात की गई तो ds कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे NQ का जो माइनस साइन था वो बाहर आ गया, NQ रो ds लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि नॉर्मल वेलोसिटी
और ये है Q और रो, तो Q और रो ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है, dV। अब यहाँ पे n की जगह यहाँ पे हम डेल्टा रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि n को हम डेल्टा से कैसे रिप्लेस करते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस भी आप देखते रहिएगा क्योंकि सारी वीडियोस लिंक है एक दूसरे से। अब यहाँ पे आते हैं, द मास ऑफ फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब हम किसी वॉल्यूम V के बारे में कह रहे हैं, V वॉल्यूम में जो मास होगा उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मास कितना होगा, V इंटू डी, डेंसिटी इंटू डेंसिटी इंटू V। तो यहाँ पे देखिएगा डेंसिटी इंटू dV, और यहाँ पे जो इंटीग्रल लगा है विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम V लगा हुआ है। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम इज, ठीक है, कितने रेट से फ्लूइड जनरेट हो रहा है या फिल हो रहा है आपके उस सरफेस एरिया के अंदर, या उस जो आपने इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने चीज यूज करी है उस सरफेस एरिया के अंदर कितने रेट से फ्लूइड फिल हो रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे क्या, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो डेल बाय डेल टी रो dV, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला जो था सेकेंड वाला, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया हमने डेल बाय डेल टी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब डेल बाय डेल टी अंदर ले लो तो बन गया डेल रो बाय डेल टी, ठीक है, dV ऐसी रहेगा और इंटीग्रल भी ऐसी रहेगा। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो सेकंड वीडियो बताई थी उसमें मैंने टोटल लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज के बारे में बताया था, वही चीज मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, ठीक है। हियर लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज हैज बीन टेकन बिकॉज सरफेस इज स्टेशनरी, क्योंकि सरफेस हमारा क्या है, सरफेस हमारा स्थिर है, रुका हुआ है, लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज हो रही है फ्लूइड की वेलोसिटी कह दो या फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज लेके चलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैसे बनती है, ध्यान से देखिएगा कि इक्वेशन 1 जो हमने ली और इक्वेशन हमने ली 2, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि एक तो लिया हमने मास का पहला लिया था कि मास ऑफ फ्लूइड क्या है, ठीक है, सरफेस एरिया के अंदर, और दूसरा भी हमने वही लिया था, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग था। एक हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया था और एक हमने सिंपल मास के रिस्पेक्ट में लिया था कि अगर इनवर्ड फोर्स लग रहा हो तो फ्लूइड का, ठीक है। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा, पहली और दूसरी इक्वेशन को सामने सामने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, उन दोनों इक्वेशंस में से हमने क्या करा, जो इंटीग्रल का साइन था, इंटीग्रल का साइन ले लिया dV, सॉरी इंटीग्रल के साथ हमने ले लिया विद रिस्पेक्ट ऑफ V, और डेल रो बाय डेल टी मिला था और बाहर dV लगा दिया, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन से मिला हमें डेल रो इंटू क्यू, ठीक है, और dV। तो इस तरीके से हमने ये वाला चीज अंदर कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख दिया और राइट हैंड साइड में लिख दिया 0, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, क्योंकि पहला वाला जो हमारा इंटीग्रल था विद रिस्पेक्ट ऑफ सरफेस था, दूसरा वाला इंटीग्रल हमारा विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम था। सरफेस भी एक आर्बिट्री सरफेस के बारे में कहा गया, वॉल्यूम भी आर्बिट्री वॉल्यूम के बारे में कहा गया, तो इसलिए इसको सरफेस को हटा के हमने विद रिस्पेक्ट ऑफ V में ही अपना पहली वाली इक्वेशन की वैल्यूज को या उसकी जो वैल्यूज थी उनको लिख लिया। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों आर्बिट्री है तो दोनों वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रल ले ली। अब इंटीग्रल को तो हट वेनिश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ के बन जाएगा डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो क्यू इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हम आगे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसमें हम डायरेक्टली यूज करेंगे। इसको कहते हैं यूलरियन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, या फिर इसको इक्वेशन ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यूजुअली 5-6 मार्क्स का आ जाता है कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन आप करके दिखाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक जैसे जैसे मैंने दिया है उसको अपने फॉर्म में आप और शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं। मैंने इसलिए थोड़ा लेंथी दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर तो आप अपने आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी वाले को अगर थोड़ा और हम डिराइव करें तो एक ऑल्टरनेट फॉर्म भी आती है यूलरियन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है, तो वो ये बनती है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाती है, ठीक है। अब डेल रो बाय डेल टी प्लस, अब इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है, तो रो डेल क्यू और क्यू डेल रो, तो यहाँ पे आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब डेल बाय डेल टी रो प्लस क्यू डेल रो, इस वाले में से इस वाले दोनों ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स में से आप क्यू बाहर कॉमन रो बाहर निकाल दो। जब रो बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। रो बाहर निकाला तो क्या बचा, डेल बाय डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल, ओके, आउटसाइड द ब्रैकेट हमने रो लिखा, प्लस रो डॉट डेल क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस वाली चीज को ये डेल बाय डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल, ये फॉर्मूला मैं आपको वीडियो 2 में ही बता चुकी हूँ कि डी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में था उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज किया और इसलिए यहाँ पे इस पूरे को रिप्लेस करके हमने डी बाई डी टी यूज कर लिया, ठीक है।
और रो ऐसी था आ गया, प्लस रो डॉट डेल क्यू इक्वल टू 0। ये आपकी ऑल्टरनेट बनी है यूलेरियन इक्वेशन। ध्यान से तैयार करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसी में मैं आपको एक बता देती हूँ, देखिए छोटी सी इक्वेशन है लैग्रेंजियन मेथड की, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूजुअली आती है और क्वेश्चंस में भी आएगी, ठीक है ना। तो भी सेकंड टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय लैग्रेंजेस मेथड। लैग्रेंजेस मेथड से क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बनती है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यूलेरियन के लिए लिया था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी लिया जाएगा, ठीक है। सो लेट इनिशियली अ फ्लूइड पार्टिकल बी एट, फ्लूइड पार्टिकल किसी पॉइंट पे है, ठीक है, क्योंकि अब हम 3 डायमेंशन, अगर हम स्फीयर ही ले तो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, इसलिए यहाँ पे किसी पॉइंट को 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया गया, जो है ए बी सी, ठीक है। किसी टाइम t0 के बारे में बात की गई। व्हेन इट्स वॉल्यूम इज dv0 और डेंसिटी इसकी ρ0। अब मैं यहाँ पे बार बार आपको ये सर्कल सा बना के दिखा रही हूँ, बट ये सर्कल नहीं है, मैं उस पर्टिकुलर शेप के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें आपके फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, चाहे तो वो स्फीयर हो, चाहे तो सिलेंडर हो, चाहे तो कोन हो। हम सब उसके सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके शेप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार ये सिंपल सर्कल सा ही बना के बता दूं ताकि विजुअलाइज कर सकें। द वॉल्यूम इज dv0 और जो उसकी डेंसिटी होगी किसी टाइम t0 पे, वो हमने ली है ρ0। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, थोड़ा देर बीत गया, उसके बाद तो टाइम कितना हुआ, t टाइम हो गया। लेट द सेम फ्लूइड पार्टिकल बी एट, अब जो पार्टिकल थे किसी ए, यहाँ पे थे किसी पी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट थे आपके ए बी सी, अब वो पार्टिकल किसी क्यू पॉइंट पे पहुंच गए जिसके पार्टिकल्स हो गए ए डैश बी डैश और सी डैश, जिनको इन्होंने एक्स वाई और z से शो कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। व्हेन इट्स वॉल्यूम इज dv एंड द डेंसिटी इज रो। सो किसी टाइम के बाद जो फ्लूइड है वो भी मूव कर रहा है, पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ गया, जो उसका वॉल्यूम है वो dv हो गया और जो उसकी डेंसिटी है, अब पहले रो थी, रो 0 थी और अब रो हो गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे निकाला है मास ऑफ द फ्लूइड, एलिमेंट्स रिमेन इनवेरिएंट ड्यूरिंग द मोशन। ऑब्वियसली जो मास होगा फ्लूइड का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने दोनों, मतलब पी पॉइंट पे जो मास था फ्लूइड का, ये इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे जो मास है फ्लूइड का, और इस क्यू पॉइंट पे जो मास है फ्लूइड का, m1 और m2 कह देते हैं इसको, ठीक है, m1 और m2। अब इन दोनों को इक्वेट कर दे, क्योंकि मास इन्होंने कहा है कांस्टेंट है, तो इन्होंने m1 इक्वल टू m2 कर दिया। मास का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ पे भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी क्या थी पहले वाले के लिए, ρ0, वॉल्यूम क्या थी dv0, तो इसको ρ0 dv0 लिख लीजिए। अब वॉल्यूम दूसरे वाले के लिए क्या थी आपके पास, dv थी, डेंसिटी क्या थी रो, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहला जो पार्टिकल था पी पॉइंट पे था जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी थे, तो इसको हम लिख सकते हैं ρ0 d, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी तीनों के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, तो बन जाएगा ρ0 dA dB और dC। समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा वाला जो m2 मास था, मतलब जो पार्टिकल दूसरी पोजीशन में मूव कर गया, दैट मींस क्यू पोजीशन पे जब हमारा पार्टिकल मूव किया, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मैंने x y z से आपको शो करके दिखाए थे। तो उसको कैसे लिखेंगे, रो ऐसे ही रहेगा, d किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx dy और dz। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, देखिए अब ρ0, देखिए ρ0 dA dB dC, समझ में आया। अब रो, अब यहाँ पे जो dx dy dz, वहां पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिया, तो यहाँ बन जाएगा डेल ऑफ x y z, और डिनोमिनेटर में डेल ऑफ a b c और dA dB और dC, इस तरीके से लिख लिया उस dxy/z को। अब यहाँ पे ये जो चीज है, ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम कैपिटल J से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, कांस्टेंट कैपिटल J से, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटल J से शो करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि अब जो आपकी ये इक्वेशन थी, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, वो किस तरीके से लिखी जा सकती है। देखिए ये रो 0 था, ठीक है, ρ0 था। अब हमने ये चीज और ये चीज हटा दी, ठीक है, रिमूव कर दी, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, रो, और ये क्या बन जाएगा, J। तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक बार लिखकर दिखा देती हूँ, ρ0, ये भी रिमूव कर दो, ये भी रिमूव कर दो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, इक्वल टू, ये बार नहीं है, और रो ऐसे ही आ जाएगा, और जो ये टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म है, वो हो गई कैपिटल J, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, लेकिन लैग्रेंजेस मेथड के हेल्प से।
तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने दो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के फॉर्मूले डिराइव किए। पहला करा यूलेरियन मेथड की हेल्प से और दूसरा करा लैग्रेंजियन मेथड की हेल्प से। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कार्टेशियन फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कार्टेशियन फॉर्म के रिस्पेक्ट में कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी और फिर हम न्यूमेरिकल्स हल्के हल्के शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो और आपके हेल्पफुल हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आप वो भी मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।